वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास स्पेसिफिकली हम देखेंगे केवीएस वाले बच्चों के लिए की जा रही है। केवीएस के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पेपर देना है और एएसओ का पेपर है जो देना है, जो एंड ऑफ मार्च में शेड्यूल्ड है। 27 से लेकर 31 मार्च या 1 अप्रैल तक हैं जो इन बच्चों के पेपर हैं, एएसओ का है या सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है। तो इनका एक टॉपिक आता है हाउस अलॉटमेंट के रूल्स का। तो हाउस अलॉटमेंट का रूल्स का अगर आप देखोगे तो एक वास्ट सिलेबस है उसका भी पूरा का पूरा, अगर आप पढ़ोगे तो। लेकिन आपके पेपर के अकॉर्डिंगली जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस वाइज या वन लाइनर वाइज हम डिस्कशन कर लेते हैं आज की क्लास में। तो हाउस अलॉटमेंट रूल का है, तो आप ये मत सोचना कि ये केवल केवीएस के लिए एग्जाम के लिए ही होने वाला है। हाउस अलॉटमेंट रूल्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं, डेफिनेटली आपके किसी न किसी एग्जाम में अपने आप सिलेबस चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो अनदर एग्जामिनेशन चाहे आईआईटी एनआईटी का कोई हो जिसके अंदर हाउस अलॉटमेंट के रूल्स के बारे में आपको पूछना है, पूछा जाएगा अगर सवाल, तो ये क्लास आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। तो इस क्लास को विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में सवाल आ सकता है, सवाल बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने सीखना है, वैसे आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस हमने पहले आपको जरूर करवाए हैं इसके बारे में। ठीक है। आपने वीडियोज अगर चैनल पे देखी होगी तो मिल जाएगा आपको। इसको हम बोलते क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं जीपीआरए रूल्स। ठीक है। क्या बोला जाता है इन्हें? जीपीआरए रूल्स बोला जाता है। ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा आपको लगेगा कि हमने अलग क्यों लिखा। इनको बोलते हैं बच्चों जीपीआरए। ठीक है। तो जीपीआरए रूल्स है। अब जीपीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म देखो, जी से होता है जनरल, पी से होता है पूल, आर से होता है रेजिडेंशियल। ठीक है। और ए से होता है अकोमोडेशन। तो ये है आपकी जीपीआरए की फुल फॉर्म। ठीक है। अब सवाल क्या आता है कि ये बने किसके लिए या इनका नाम क्या है। तो अगर आप इनको पढ़ोगे तो इनको जीपीआरए रूल्स 2017 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीपीआरए रूल्स 2017। तो एक क्वेश्चन तो बन गया आपका यहां से। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कब से ये रूल्स इन्फोर्स हुए। तो यहां पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कुछ, कम इनटू फोर्स। तो बताइए कब से इन्फोर्स हुए। तो ये आपके इन्फोर्स हुए हैं 16 जून से। 16 जून 2017, 2017 ऑफ 16 जून। 16 जून 2017 से ये रूल आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं जिनका नाम है जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स। अभी हमने जनरल पूल क्यों बोला? ये जनरल पूल है कि जो स्पेसिफिकली कोई और रूल्स हैं वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके में हाउस अलॉटमेंट का पूछा गया है तो आपको जनरल पूल के रूल्स हैं जो पढ़ने जरूरी है आपके लिए। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, वो हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो देखो, हाउस मिलना जो होता है उसको हाउस अलॉटमेंट बोलते हैं। हाउस अलॉटमेंट में सबसे पहले एक आ जाता है कि कौन एलिजिबल है। तो उसमें आपका मतलब निकलेगा एलिजिबल टाइप ऑफ अकोमोडेशन। एलिजिबल टाइप ऑफ अकोमोडेशन, इसका क्या मतलब है एलिजिबल टाइप ऑफ अकोमोडेशन का? इसका मतलब होता है बच्चों, एक ऐसे तरह का जो है अकोमोडेशन जिसकी वजह से ऑफिसर्स एलिजिबल होते हैं इस रूल के लिए। तो सिंपल सी बात यही हुई, एलिजिबल टाइप ऑफ अकोमोडेशन इज अ अकोमोडेशन। ठीक है। तो इसको सिंपल हम यही बोलेंगे, अ टाइप ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा, कितने टाइप के अकोमोडेशन होते हैं, कितने टाइप के हाउसेज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मिलते हैं? ठीक है। फॉर विच एन ऑफिसर इज एलिजिबल, फॉर विच एन ऑफिशियल या ऑफिसर इज एलिजिबल। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं अकोमोडेशन, डेफिनेटली आपसे सवाल पूछेंगे हम। तो बताइए कितने टाइप के होते हैं अकोमोडेशन, आपसे पूछा है। टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है। चलो, टाइप ऑफ अकोमोडेशन कितने हैं? तो टोटल 11 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 11 टाइप्स। चलो,
नेक्स्ट किस तरह के सवाल हैं जो आपके पेपर में आ जाते हैं कि इनके अलॉटमेंट का क्या सिस्टम होता है। अलॉटमेंट मेथड। तो देखिए बच्चों, अलॉटमेंट मेथड क्या होता है। अलॉटमेंट मेथड होता है इसके अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट, ASA, ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ allotment, automated system of allotment and manual system of allotment। ऑटोमेटेड में हर एक टाइप ऑफ अकोमोडेशन की डेट फिक्स होती है कि इस दिन इसका अलॉटमेंट होगा, इस दिन इसका अलॉटमेंट होगा, इस दिन इसका अलॉटमेंट होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो उन पे भी हम डेफिनेटली बात कर लेंगे। ठीक है, चलो अगर आपसे ये डेफिनेशंस के अंदर आता है डैमेज्ड चार्ज के नाम पे गवर्नमेंट कुछ फीस है जो आपसे रिसीव करती है, तो वो क्या है। वो डैमेजेज चार्जेस ये हैं कि या तो फंस जाओ आप सबलेटिंग के केस के अंदर, सबलेटिंग होता है आपने मकान को किराए पे दे दिया, ठीक है, या उसका कुछ आपने मिसयूज कर लिया, या तो सबलेटिंग कर लो या आप मिसयूज कर लो उसको, ठीक है, या ये है कि आपको अलॉट ही नहीं हुआ बट आपने अनऑथराइज्ड है जो उसको ऑक्यूपाई कर लिया, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन। तो इन तीनों चीजों का जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा फीस या पेनल्टी, जिसको बोलेंगे हम डैमेजेस। ठीक है, डैमेज्ड चार्ज। उसके लिए फिर आपसे जो पैसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसको बोलेंगे, उस फीस को बोलेंगे हम डैमेज्ड चार्जेस। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको डैमेज चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल आ जाते हैं अकोमोडेशन से संबंधित। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकोमोडेशन। चलो इसके हर एक क्वेश्चन को आपने नोट करते हुए चलना है। कैसे नोट करेंगे, एक होता है लोअर टाइप ऑफ अकोमोडेशन, एक होता है हायर टाइप, लोअर टाइप, और दूसरा होगा हायर टाइप, हायर टाइप। तो जो लोअर टाइप अकोमोडेशन होता है वो आता है बच्चों आपका टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक, इस चीज को नोट करना, टाइप 1 से टाइप 4। और जो हायर टाइप का अकोमोडेशन आता है वो आता है टाइप 4S से लेके टाइप 8 तक। ठीक है, टाइप 8 तक। और ये एस 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 का मतलब यहाँ पे स्पेशल होता है, स्पेशल, कि टाइप 4 के जो स्पेशल मकान होते हैं उससे टाइप 8 तक के जो मकान होते हैं उनको हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन बोला जाता है। ठीक है, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है, 11 टाइप के क्लासिफिकेशन है। लोअर टाइप का क्लासिफिकेशन टाइप 1 से टाइप 4 का अकोमोडेशन है, हायर टाइप का अकोमोडेशन टाइप 4 स्पेशल से लेके टाइप 8 तक का होता है। ठीक है, इतना ही समझना था बस आपने। चलो टाइप 8 का जो अकोमोडेशन है ये आपको हायर में मिला, टाइप 8। जो ये टाइप 8 का अकोमोडेशन है इसके लिए पे लेवल कितना होना चाहिए एम्प्लॉय का, ऑफिसर का जो पे लेवल है वो कितना रिक्वायर्ड है टाइप 8 बनने के लिए। तो टाइप 8 बनने के लिए लेवल 7 एंड 18, दो लेवल्स के ऑफिसर्स के लिए ही टाइप 8 अलाउड होता है, लेवल 7 एंड लेवल 18। ठीक है, अब कोई लेडी एम्प्लॉय है तो उसको वर्किंग विमेन हॉस्टल है, वर्किंग विमेन हॉस्टल फॉर वर्किंग लेडी, वर्किंग लेडी। तो आपने पे लेवल बताना है, कितने पे लेवल पे है जो वर्किंग विमेन को ये हॉस्टल है जो अलाउड होता है। तो इसमें नो पे लेवल, ठीक है, नो लिमिट ऑफ पे, यानी कि कोई भी पे लेवल होगा चलेगा, बस आप वर्किंग लेडी होने चाहिए, ये कंडीशन है अगर वहां पे हॉस्टल अवेलेबल है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वर्किंग विमेन का जो हॉस्टल है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इतने एमोल्यूमेंट्स होने चाहिए, इतनी बेसिक पे होनी चाहिए, इतना पे लेवल होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं। ठीक है, क्या है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। चलो
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है, आपसे पूछ लेते हैं। पीवाई क्यू है ये, इसमें पूछा गया था कि फैमिली, फैमिली एक वर्ड है कि भाई फैमिली अंडर जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फैमिली में जो इंक्लूड होता है वो समझो सबसे पहले। तो देखो, फैमिली में जो इंक्लूड होगा वो होगा ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, क्लियर हो गया, ब्रदर सिस्टर भी। दूसरा आ जाएगा आपका पेरेंट्स, जो आपके डिपेंडेंट्स भी हैं, आपके साथ में रहते हैं। तीसरा आ जाएगा आपके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है या स्टेप चिल्ड्रन है, स्टेप चिल्ड्रन या चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी इंक्लूड है। अब सवाल ये आया था पीवाईक्यू में कि नॉट इंक्लूड्स इन फैमिली, नॉट इंक्लूड्स, और एक ऑप्शन था जिसमें था फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होते हैं आपके फैमिली के डेफिनेशन में अंडर जीपीआरए रूल 2017। और जीपीआरए रूल कब आए, अब आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो जीपीआरए रूल के बारे में आपने बताना है कि कब जीपीआरए रूल कम इनटू फोर्स हुई, जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। क्लास के बारे में आपकी ओपिनियन आपके लाइक से क्लियर हो जाती है, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो एक बेटर मैसेज होता है ट्यूटर के लिए। चलो, सबलेटिंग का तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबलेटिंग का मतलब होता है लेटिंग आउट ऑफ हाउस। लेकिन लेटिंग आउट, चलो इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, आपको बता ही देते हैं कि सबलेटिंग क्या होती है। सब लेटिंग, ठीक है, सब लेटिंग, सब लेटिंग का क्या मतलब है। सब लेटिंग का मतलब होता है लेटिंग, लेटिंग होता है किराए पे देना, लेटिंग आउट ऑफ, लेटिंग आउट ऑफ हाउस या जो भी अकोमोडेशन है आपका, ठीक है, वो आप किसको कर दो, टू फैमिली टू एनी अदर पर्सन आउट ऑफ फैमिली, एक तरह से, ठीक है, फैमिली को छोड़ के कोई अनदर पर्सन, या आपका होगा लेटिंग आउट ऑफ हाउस टू इमीडिएट रिलेटिव है आपका कोई, ठीक है, सगा संबंधी है, इमीडिएट रिलेटिव, ठीक है, इमीडिएट रिलेटिव है कोई, उसको भी आप दे सकते हो। बट ये दोनों को मिला के होता है आउटसाइड एलोटीज फैमिली और आउटसाइड इमीडिएट रिलेटिव। तो दोनों के दोनों ये कंडीशन जो है आपकी, ये कंडीशन, ये दोनों की दोनों अगर फुलफिल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं सबलेटिंग का केस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सबलेटिंग का केस बोलते हैं इस चीज को। चलो, अब देखो बच्चों, क्लास के बारे में तो आप ही बताओगे, आपके रिव्यूज हैं वो मायने रखते हैं। अब क्वेश्चन एक आ जाता है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि डेट ऑफ प्रियोरिटी क्या होती है, डेट ऑफ प्रियोरिटी। तो देखो, अगर आपको डेट ऑफ प्रियोरिटी का सवाल पूछा जाता है तो उसमें आपको लेवल का याद रखना है, लेवल का मतलब टाइप का याद रखना है। तो अगर आपको बताया गया है कि टाइप 1 से, ठीक है, और टाइप 4 तक आपने बताना है, टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक बताना है कि डेट ऑफ प्रियोरिटी कैसे काउंट होती है, तो ये वैसे ही काउंट होती है जैसा आपको पता है, कैसा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग। जिसने पहले ज्वाइन किया है वो पहले प्रायोरिटाइज होगा, जो बाद में ज्वाइन किया है वो बाद में होगा। तो इस तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंगली टाइप 1 से टाइप 4, टाइप 4 स्पेशल नहीं, टाइप 1 से टाइप 4 तक की डेट ऑफ प्रायोरिटी कैसे निकाली जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस पर निकाली जाती है। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि टाइप 4 स्पेशल से लेके और अबव लेवल तक कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे करते हैं जब से वो एम्प्लॉय अपर लेवल की जो है सैलरी उसको कंटिन्यूसली ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेट फ्रॉम विच द एप्लीकेंट इज कंटिन्यूसली एलिजिबल फॉर द टाइप ऑफ अकोमोडेशन एज पर द लेवल इन पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो समझ में आया, टाइप 4 से टाइप 4 स्पेशल से लेके टाइप 8 है या अबव है जो भी टोटल, ठीक है, अबव लेवल लिख देते हैं, अबव लेवल, अबव लेवल।
तो उसमें कैसे काउंट करते हैं हम प्रायोरिटी? वो करेंगे हम प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेट फ्रॉम विच एप्लीकेंट कंटिन्यूअसली एलिजिबल फॉर द टाइप ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये है एज पर द पे लेवल, एज पर द पे लेवल इन मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? जो 7 सीपीसी की जैसे पे मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑन डेट ऑफ। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि कौन सी डेट से, फ्रॉम विच द एप्लीकेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली एलिजिबल फॉर द टाइप ऑफ अकोमोडेशन। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से नहीं होता, ये होता है कि कब से आप उस चीज को ड्रॉ कर रहे हो, उतनी सैलरी को, उतने पे लेवल को, कब से आप हो तब से। ठीक है, ये बात हम आपको ऐसे समझाते हैं। सपोज करो आप टाइप 1 के लिए एलिजिबल हो, आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, आप वहां पे जॉब करते हो। उसका करने के बाद आपके जैसे प्रमोशनल हुआ या जैसे भी हुआ, आप चले जाओगे लेवल 4S में। अगर आप चले गए टाइप 4S में, तो टाइप 4S के लिए प्रायोरिटी आपकी शुरुआती जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो नहीं रखी जाएगी, तब रखी जाएगी जब से आप वो पे लेवल का बेनिफिट लेते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम है अलॉटमेंट का, ठीक है, हॉस्टल के लिए, वो कब से इंट्रोड्यूस हुआ? ऑटोमेटेड अलॉटमेंट सिस्टम फॉर हॉस्टल, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? इसकी आपको डेट याद रखनी है। ये आपका 1 दिसंबर 2010 से हुआ। ठीक है, कब से हुआ एनफोर्स? 1 दिसंबर 2010 से एनफोर्स हुआ। चलो अच्छा देखो, किसी एप्लीकेंट ने अपनी चॉइस फिल की हाउस अलॉटमेंट के लिए और वो उसको मिल गया। ठीक है, उसके बाद भी एम्प्लॉय क्या करता है, एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है अपॉइंटमेंट को, अलॉटमेंट को, एक्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट नॉट डन इवन हिज हर चॉइस ऑफ अकोमोडेशन। भाई जो आपने चॉइस फिल की उसके अकॉर्डिंगली आपको अलॉटमेंट हो गया, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है? तो हो जाता है डिबारमेंट। डिबारमेंट होता है कि अब आपको कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो पीरियड पूछा जाता है, कितने पीरियड के लिए डिबारमेंट होता है। तो डिबारमेंट पूरा का पूरा होता है 1 साल के लिए। तो 1 साल तक अब आपसे कोई चॉइस नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। क्लियर हो गया? चलो अब ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसकी बात कर लेते हैं। ASA, ये हमने पहले कुछ गलत लिख दिया था लग रहा है, ये AIS लिख दिया था। ये ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट, ASA कहेंगे इसको। ठीक है, ASA। चलो, तो ASA में क्या होता है? ASA, इसको आप याद रखोगे, ऑटोमेटेड अलॉटमेंट। यहां पे और कुछ लिखा जाएगा, ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट की बात करेंगे तो इसमें वेटिंग लिस्ट की बात की जाती है। ठीक है, तो लास्ट डेट है जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड अप टू विच डेट, एप्लीकेशन रिसीव्ड अप टू विच डेट फॉर वेटिंग। तो देखो वेटिंग की जो डेट है, अब आप पॉइंट वाइज इनको याद करोगे तो वेटिंग की जो डेट है वो 15 तक होती है, 15th ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 15 तारीख तक आप वेटिंग के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम और जो अलॉटमेंट का है उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टाइप 4 रेगुलर अलॉटमेंट बाय ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट, ASA। तो इसकी डेट 25 ऑफ ईच मंथ, 25 तारीख रखी जाती है हर महीने की, जिस दिन ऑटोमेटेड अलॉटमेंट होता है टाइप 4 के लिए। ऐसे ही टाइप 3 की भी डेट है। ठीक है, और ऐसे ही टाइप 2 की भी डेट है।
तो टाइप 2 की डेट आप याद रखेंगे, ये आपका 2 ऑफ ईच मंथ है। तो सबसे पहले मंथ की शुरुआत में याद रखते हैं 2 तारीख को, एवरी मंथ में 2 को, और जो थर्ड की अलॉटमेंट है वो 28 को, 28th ऑफ ईच मंथ में अलॉटमेंट होगी। और टाइप 4 के लिए आपको हमने बता ही दिया 25 तारीख को होगी। ठीक है, टाइप 2 का बता दिया, टाइप 3 का बता दिया, टाइप 4 का बता दिया, और वेटिंग लिस्ट का बता दिया। वेटिंग लिस्ट में कब इंक्लूड करते हैं? 15 तारीख को हर महीने की आपको इंक्लूड कर सकते हैं वेट लिस्टिंग में। ठीक है, चलो अब टाइम बताना है आपने। टाइम, टाइम लिमिट टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अलॉटमेंट। तो ऑफर ऑफ अलॉटमेंट के लिए जो टाइम लिमिट है वो प्लीज आप लोगों ने बतानी है। तो वो विद इन 8 डेज है, विद इन 8 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब आपको अलॉटमेंट हुई उससे 8 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी एक्सेप्टेंस देनी है कि मैं मकान को ऑक्यूपाई करने वाला हूं। ठीक है, उस अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई करने वाला हूं। एक टाइम लिमिट और पूछी जाती है पोजेशन की, जिसको बोलते हैं फिजिकल पोजेशन। ठीक है, तो फिजिकल पोजेशन जो है वो कितने दिन के अंदर की जानी चाहिए? वो विद इन 5 वर्किंग डेज, 5 दिन नहीं है ये, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, 5 दिन वर्किंग डेज के अंदर अंदर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलो ऐसे ही आप देखोगे जो हायर अलॉटमेंट में गराज की जो अलॉटमेंट भी होती है ऑफिसर्स के लिए, तो गराज भी, जैसे गराज, तो गराज भी ऑटोमेटेड जो सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट है उससे होता है, एएससी से। तो इसमें क्या है, ये है 10th ऑफ एवरी मंथ, 10th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 10 तारीख के लिए क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड अलॉटमेंट ऑफ गैराजेज होता है एएससी के थ्रू। ठीक है, हर महीने की 10 तारीख। चल, डीम्ड डेट, डीम्ड डेट ऑफ एप्लीकेशन किसको माना जाता है? डीम्ड डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर गैराज अलॉटमेंट। ठीक है, फॉर गैराज अलॉटमेंट। बताओ बच्चों, कब से होता है डीम्ड डेट ऑफ एप्लीकेशन? ये माना जाता है आपका डेट ऑफ टेक्निकल ऑक्यूपेशन से, डेट ऑफ टेक्निकल ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ टेक्निकल ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट, तब से आपकी डीम्ड डेट ऑफ एप्लीकेशन मान ली जाएगी आपके गराज के लिए। ठीक है, तो देखो इसी तरह के सवाल हैं आपके पेपर में पूछे जाते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और है, एक लाइसेंस फीस के बारे में बोलते हैं। लाइसेंस फीस क्या है? लाइसेंस फीस होती है एक तरह से मंथली जो फी हम पे करते हैं। लाइसेंस फी क्या है? जो पे करता है अलॉटी, उसको लाइसेंस फी बोलते हैं। और लाइसेंस फी अगर कोई एक्सेप्ट ना करे अलॉटमेंट को, या फेल हो जाए ऑक्यूपाई करने के लिए अलॉटमेंट को, यहां पे लिखें फेल टू ऑक्यूपाई, तो क्या करना होता है? 1 मंथ नॉर्मल लाइसेंस फीस है, उनको पे करनी पड़ेगी। 1 मंथ नॉर्मल लाइसेंस फी। ठीक है, 1 मंथ नॉर्मल लाइसेंस फी है जो पे करनी पड़ेगी। अब देखो जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल में और भी क्वेश्चंस हैं, बट हमने क्वेश्चन आपको वही कराए हैं जो आपके पेपर से संबंधित है। आगे भी हम क्वेश्चन कराएंगे, तो लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, तो इसी तरह से इतनी देर का सेशन ही और रहेगा, तो आपके जो हाउस अलॉटमेंट का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब अगर आपके अदर टॉपिक्स की बात करें, चाहे सीसीएस रूल्स हैं, चाहे सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं, चाहे आपके अलाउंसेस के बारे में हैं, चाहे आपके रिक्रूटमेंट के बारे में है, चाहे आपके और टॉपिक्स हैं, मेडिकल अटेंडेंस रूल के बारे में है, ठीक है, या आपके जीएफआर रूल के बारे में है, तो ऑलरेडी वो क्लासेस हम आपके जो हमारे मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस पर हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। कुछ क्लासेस स्पेसिफिकली हमारे मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है, तो जो मेंबर हैं हमारे उनको वो क्लासेसों के लिंक मिल जाएंगे। तो आज हम करने वाले क्या हैं, टेलीग्राम पर भी आपने मैसेज देखा होगा, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको क्योंकि एंड ऑफ मंथ आपका एग्जाम है केवीएस का, स्पेसिफिकली केवीएस की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ मंथ एग्जाम है, तो उनके एसएससी के लिए और एएसओ के लिए एक कंप्लीट जो है या तो प्लेलिस्ट बना देंगे आपके लिए। अगर प्लेलिस्ट नहीं हुआ तो जितने भी एलिबल जो अवेलेबल लिंक्स हैं वीडियोस के, ताकि आप वो वीडियोस देख सको, वो हम आप तक पहुंचा देंगे, उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बाकी सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना बच्चों। बाकी फर्दर क्लासेस है हमारी चलती रहेंगी, ठीक है। बाकी आपको जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगी। और जो ये हाउस अलॉटमेंट के रूल्स की क्लास है, ये कॉमन क्लास है जो आपको किसी के भी लिए अवेलेबल हो जाएगी, आपको इजीली मिल जाएगी। तो मिलेंगे नई क्लास में, नई सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड सी यू सून।